नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। संसदीय चुनाव में यूनाइटेड नेशनल पार्टी की जीत के साथ मौजूदा प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के लिए एक स्थिर सरकार के गठन का रास्ता लगभग साफ हो चला है। हालांकि उनकी पार्टी बहुमत के आंकड़े से थोड़ा पीछे है, ऐसे में उन्हें गठबंधन सरकार ही बनानी होगी। लेकिन इस मुकाबले में महिंदा राजपक्षे को करारा झटका लगा है। पिछली बार राष्ट्रपति का चुनाव हारने के बाद राजपक्षे का प्रधानमंत्री बनने का सपना भी टूट गया है। आइए शुरू करते हैं आज का विशेष श्रीलंका चुनाव। श्रीलंका चुनाव के नतीजों में यूएनएफ गठबंधन को जीत मिली है। पार्टी को 196 में से 93 सीटें हासिल हुई हैं। दूसरे दलों के सहयोग से रानिल विक्रमसिंघे का दोबारा प्रधानमंत्री बनना लगभग तय है। और इसके साथ ही श्रीलंका में शांति प्रयासों, अल्पसंख्यक तमिलों और बहुसंख्यक सिंहलियों के बीच चल रहे सुलह समझौते के वातावरण को भी मजबूती मिलने की उम्मीद जग गई है। श्रीलंका के संसदीय चुनाव में प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ यूनाइटेड नेशनल फ्रंट को जीत मिली है। वहीं मुख्य प्रतिद्वंदी और पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने चुनाव में अपनी हार स्वीकार कर ली है। 196 सीटों में से यूएनपी को 93 सीटें मिली हैं। मुख्य विपक्षी गठबंधन यूपीएफए को 83 सीटें मिली हैं। तमिल पार्टियों टीएनए और आईटीएके को 14 सीटें मिली हैं। बाकी सीटों पर दूसरे छोटे दलों को जीत हासिल हुई है। नतीजों के बाद रानिल विक्रमसिंघे के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने में महज औपचारिकता बाकी रह गई है। जानकारों का मानना है कि इससे तमिलों और सिंहलियों के बीच सहयोग और सुलह समझौतों की कोशिशों में तेजी आएगी। Some of the processes, some of the critical institutions, in such as the judiciary, police, which some of the steps have already been taken by President Sirisena, but that will be followed by the Prime Minister, because this is also moving away from a presidential to a parliamentary democracy. So in a sense, the Prime Minister will have a greater say in how the state institutions are run. महिंदा राजपक्षे की सरकार का चीन की ओर झुकाव रहा है और भारत के मामले में उदासीनता रही है। They would like to maintain repeatedly, even in these elections, there is a talk that they would like to follow an all-in foreign policy. They would like to give importance to the China, India, neighbors, and as well as to the West, because during the Rajapaksa's time, relationship with the West has actually suffered a setback. I think right now the present government would like to revive those relations also. राष्ट्रपति सिरिसेना ने जनवरी में चुनाव जीतने के बाद जाफना में पुलिस और सेना के बैरिकेड्स हटाने के आदेश दिए थे। अब नई सरकार बनने के बाद मानवाधिकार और तमिलों को बराबरी का दर्जा मिलने की उम्मीद जगी है। राष्ट्रपति सिरिसेना ने खुद अपने अधिकारों में कटौती करके संविधान संशोधन के माध्यम से प्रधानमंत्री को और अधिकार दिए हैं। इसलिए शक्ति संतुलन श्रीलंका में एक बड़ी चुनौती होगी और देखना यह भी होगा कि श्रीलंका के तमिलों को किस हद तक और कितनी जल्दी संघीय अधिकार मिल पाते हैं। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन डी.के. पांडे के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। और रानिल विक्रमसिंघे एक बार फिर बतौर प्रधानमंत्री श्रीलंका की बागडोर संभालेंगे। हालांकि संसदीय चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत हासिल नहीं हुआ है, लेकिन रानिल विक्रमसिंघे की अगुवाई वाली यूनाइटेड नेशनल पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें हासिल की हैं। महिंदा राजपक्षे के नेतृत्व वाले यूनाइटेड पीपल्स फ्रीडम अलायंस यानी यूपीएफए ने कड़ी चुनौती पेश की, लेकिन राजपक्षे का प्रधानमंत्री बनने का सपना अधूरा ही रह गया। श्रीलंका के संसदीय चुनाव में प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे की अगुवाई वाली सत्तारूढ़ यूनाइटेड नेशनल पार्टी यानी यूएनपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, तो पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे की अगुवाई वाला यूनाइटेड पीपल्स फ्रीडम अलायंस यानी यूपीएफए दूसरे नंबर पर रहा और राजपक्षे का प्रधानमंत्री बनने का सपना भी टूट गया। राष्ट्रपति चुनाव में मैत्रीपाला सिरिसेना से हार के बाद महिंदा राजपक्षे ने संसदीय चुनाव के जरिए नई राजनीतिक पारी का ख्वाब संजोया था। हालांकि कोई भी पार्टी अपने बूते बहुमत का जादुई आंकड़ा 113 नहीं जुटा पाई। मुझे ये नहीं लगता कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फुल मेजॉरिटी में आ पाएगी। यहाँ पे दूसरी जो जैसे तमिल अलायंस हैं, उनके साथ अलायंस होने के चांसेस हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो रिजल्ट्स रुझान जो दिख रहे हैं वो स्पष्ट रूप से मुझे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बहुमत दिखता नज़र नहीं आ रहा। लेकिन
राजपाक्से की जो श्रीलंकन फ्रीडम पार्टी है वो निश्चित रूप से हार रही है। तो यूएनपी को दूसरे दलों का समर्थन चाहिए। इसमें सिरिसेना की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। श्रीलंका के संसदीय चुनाव में इस बार उत्तरी श्रीलंका के नतीजे बेहद चौंकाने वाले रहे। भारत की सीमा से लगे तमिल बहुल इस इलाके में तमिल नेशनल अलायंस यानी टीएनए ने एक तरफा सभी सीटों पर जीत हासिल की, तो वहीं पूर्वी जिले बट्टिकोली में भी उसे सभी सीटों पर जीत मिली है। परंपरागत तौर पर राजपक्षे के प्रभाव वाले दक्षिण श्रीलंका में यूपीएफए गठबंधन का दबदबा रहा। वहीं मध्य पूर्व और पश्चिमी श्रीलंका की आवाम ने सत्तारूढ़ यूएनपी को भारी समर्थन देकर रानिल विक्रमसिंघे के नेतृत्व पर भरोसा जताया। रानिल विक्रमसिंघे ने देश में एकता और नई राजनीतिक संस्कृति बनाने के लिए सभी दलों से अपील की। राजपाक्से की जो हार हुई है कोई बहुत बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला की घटना नहीं है, क्योंकि ये वही सिलसिला है जो राष्ट्रपति के चुनाव में जिस तरीके से राजपाक्से की हार हुई थी और सिरिसेना जिन मुद्दों पे राष्ट्रपति बने थे और जनता ने, वहाँ की जनता ने जो उनको सपोर्ट दिया था कि जिस तरीके के इंक्लूसिव डेमोक्रेसी की का जो उनका मुद्दा था, एक प्रोग्रेसिव एजेंडाज़ को लेके आए थे, वही मुद्दे इस पार्लियामेंट में थे। और सबसे जो बड़ी बात रही, जो पिछला 6 महीने का जो सिरिसेना का कार्यकाल रहा, उसमें जो डेवलपमेंट और प्रोग्रेसिव जो मुद्दे थे, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी के जो मुद्दे थे, उसमें सबसे बड़ा जो साथ दिया वो जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर विक्रमसिंघे ने दिया। पिछले 6 माह में आप देखें कि जब से सिरिसेना राष्ट्रपति बने हैं और विक्रमसिंघे प्रधानमंत्री हैं, तो उनके तालमेल से पूरा फोकस गुड गवर्नेंस पर वहाँ गया है। तो अंदरूनी हालात यदि स्थिरता का माहौल बनता है, आर्थिक नीतियाँ सुधरती हैं, बदलाव आता है, तो एक तो अंदरूनी उनका माहौल अच्छा होगा, ये उसका सीधा असर है। तो एक तरह से कंटिन्यूटी रहेगी उस पॉलिसी की अब विक्रमसिंघे की जीत से। हालांकि मंगलवार की सुबह शुरुआती रुझान आते ही पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने हार स्वीकार कर ली थी, लेकिन दोपहर होते होते उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि अभी आधिकारिक नतीजा नहीं मिला है, इसलिए जीत स्वीकारें या हार मानें। इतना ही नहीं, उन्होंने टीवी चैनलों को फोन कर हार स्वीकार करने वाली खबर नहीं चलाने का अनुरोध भी किया। श्रीलंका के इस 10वें संसदीय चुनाव में मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। देश के करीब 12,000 मतदान केंद्रों पर करीब 1.5 करोड़ यानी 60 से 75% लोगों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। कोलंबो के उत्तर में गामपाहा जिले में सबसे ज्यादा मतदान हुआ। इस चुनाव में 60 राजनीतिक दलों और 100 से ज्यादा स्वतंत्र समूहों ने हिस्सा लिया। कड़ी सुरक्षा के बीच चुनाव शांतिपूर्ण रहे। 225 सदस्यों वाली श्रीलंकाई संसद में 196 सदस्य 5 साल के लिए आम चुनाव के जरिए निर्वाचित होते हैं, जबकि 29 सदस्यों को अलग अलग पार्टियों के मिले मतदान प्रतिशत के मुताबिक नियुक्त किया जाता है। विपिन चौहान के साथ अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। और मौजूदा चुनाव में श्रीलंका के भीतर दिलचस्प समीकरण देखने को मिले। राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना की अगुवाई वाले गठबंधन का सीधा मुकाबला मौजूदा प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के गठबंधन से हुआ। जनवरी में जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तो समीकरण बिल्कुल अलग थे। 8 महीने में श्रीलंका की राजनीति में बहुत कुछ बदल गया। ये 2 तस्वीरें हैं श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना और वर्तमान प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे की। श्रीलंका के आम चुनाव में इन्हीं दोनों की अगुवाई में 2 गठबंधनों के बीच सीधी टक्कर हुई। और ये हैं पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे, इस चुनाव के तीसरे अहम किरदार। इन तीनों की राजनीति पर नजर रखने वाले लोगों के लिए ये चुनाव बेहद चौंकाने वाला साबित हुआ। समीकरण कुछ ऐसे बदले कि पुराने साथी इस बार विरोधी बन गए और धुर विरोधी साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतर गए। जो श्रीलंकन फ्रीडम पार्टी है वो अपना यूनाइटेड फ्रीडम जो अलायंस बनाए हुए हैं उसमें और जो यूएनपी जो पॉलिटिकल पार्टी है, विक्रमसिंघे की जो पॉलिटिकल पार्टी है, उसके बीच में कंटेस्ट है। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि राजपाक्से अपना प्राइम मिनिस्टर का जो कैंडिडेचर बढ़ा रहे हैं और विक्रमसिंघे अपना प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेचर को आगे बढ़ा रहे हैं। दोनों में फ़र्क ये है कि राजपाक्से जो स्थिति जो उनके टेन्यूर में थी उसको यथास्थित रखना चाहते हैं और विक्रमसिंघे उस जो परिवर्तन लेके आए हैं उन परिवर्तनों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए।
आज से 8 महीने पहले जब श्रीलंका में राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ तो महिंदा राजपक्षे को हराने के लिए विपक्ष का एक बड़ा हिस्सा एकजुट होकर लड़ा। मैत्रीपाला सिरिसेना को विपक्षी गठबंधन ने अपना नेता माना और नतीजा विपक्ष के मुताबिक आए। रानिल विक्रमसिंघे और सिरिसेना ने साथ मिलकर प्रचार किया और पूरे प्रचार अभियान में राजपक्षे उनके निशाने पर थे। राजपक्षे को कड़ी शिकस्त दी, लेकिन 8 महीने में समूची राजनीति 360 डिग्री घूम गई। आम चुनाव में रानिल विक्रमसिंघे और मैत्रीपाला सिरिसेना ने एक दूसरे के गठबंधन को पछाड़ने के लिए मैदान में जमकर धूल फांकी। यूनाइटेड नेशनल फ्रीडम अलायंस है, ये बेसिकली लेड बाय विक्रमसिंघे, और जो श्रीलंकन फ्रीडम पार्टी के लीडर थे सिरिसेना। पार्टी के कैंडिडेचर अलग था, लेकिन विद इन जो श्रीलंकन फ्रीडम पार्टी थी उसी के बीच में राजपक्षे और सिरिसेना एक तरीके से रिवोल्ट करके एक अपना अलायंस बनाया, राजपक्षे के विरोधी अलायंस बनाया। तो इनका जो मेन एजेंडा था कि राजपक्षे जो वस्तु स्थिति, जो यथा स्थिति जो चली आ रही थी उसको बरकरार रखना चाहते थे, और जो बुद्धिस्ट सिंहला जो डोमिनेंस था जो सदर्न श्रीलंका में, उस डोमिनेंस को बरकरार रखना चाहते थे। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव में महिंदा राजपक्षे के खिलाफ भयानक सत्ता विरोधी लहर थी। संविधान में संशोधन करके राजपक्षे ने तीसरी बार चुनाव लड़ने का रास्ता खोला, लेकिन एकजुट विपक्ष के आगे उनकी एक न चली। उन्हीं की सरकार में कभी स्वास्थ्य मंत्री रहे मैत्रीपाला सिरिसेना ने उन्हें करारी शिकस्त दी। सिरिसेना राष्ट्रपति बने और रानिल विक्रमसिंघे प्रधानमंत्री, लेकिन राजपक्षे की महत्वाकांक्षा बरकरार रही। जब श्रीलंका में आम चुनाव की घोषणा हुई तो प्रधानमंत्री पद का सपना देखते हुए राजपक्षे फिर से मैदान में कूद पड़े। हालांकि जिस गठबंधन से वो चुनाव लड़े उसी के मुखिया मैत्रीपाला सिरिसेना ने पहले ही साफ कर दिया कि वो किसी भी सूरत में महिंदा राजपक्षे को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। श्रीलंका में चुनावी घमासान में इस बार मोटे तौर पर 3 पक्ष मैदान में थे। पहला और सबसे बड़ा दावेदार यूनाइटेड नेशनल फ्रंट फॉर गुड गवर्नेंस था। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे और उनकी पार्टी यूनाइटेड नेशनल पार्टी यानी यूएनपी इसी गठबंधन में शामिल रहे। दूसरा गठबंधन यूनाइटेड पीपल्स फ्रीडम अलायंस था। इसी गठबंधन की कमान राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना के हाथों में थी और महिंदा राजपक्षे भी इसी गठबंधन से चुनावी मैदान में थे। तमिल पार्टियों के गठबंधन तमिल नेशनल अलायंस ने भी जाफना और श्रीलंका के तमिल बाहुल्य इलाकों में मजबूत दावेदारी पेश की। इस चुनाव के दौरान श्रीलंका की राजनीति में महिंदा राजपक्षे की भूमिका पर जोर शोर से चर्चा हुई। विपिन चौहान के साथ दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। और श्रीलंका के मौजूदा चुनाव में राजनीतिक पार्टियों के एजेंडे में इस बार भी तमिल मुद्दे को भुनाने की कोशिश हुई। हालांकि किसी बड़े गठबंधन ने तमिल समस्या के हल के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं की, लिहाजा इस बार श्रीलंका में तमिलों के सबसे बड़े राजनीतिक दल यानी तमिल नेशनलिस्ट अलायंस ने अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया। श्रीलंका में तमिल मुद्दा हर चुनाव में एक बड़े राजनीतिक सवाल के तौर पर पार्टियों के सामने आता है। 2009 में बड़े पैमाने पर मानवाधिकार हनन के आरोपों के बाद तमिलों में तत्कालीन राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे को लेकर नाराजगी थी। लिहाजा पिछली बार यानी राष्ट्रपति चुनाव में तमिल नेशनलिस्ट अलायंस ने विपक्ष के साझे उम्मीदवार मैत्रीपाला सिरिसेना को समर्थन दे दिया। इस समर्थन से सिरिसेना को बड़ी मदद मिली और उन्हें राजपक्षे के खिलाफ जीत मिली। जो राजपक्षे का जो कार्यकाल था उसमें जिस स्तर पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ, जो तमिल माइनॉरिटी कम्युनिटी थी उनको जिस तरीके से उनका दमन किया गया, और उसके बाद जो ग्लोरीफाइफिकेशन किया गया कि एक मेजॉरिटी जो माइनॉरिटी इंटरफेस है उसमें मेजॉरिटी को ग्लोरीफाई किया गया कि हमने मिलिट्री के दम पे जो एक ऑनगोइंग एथनिक कॉन्फ्लिक्ट था, जो 25 साल से खूनी संघर्ष चल रहा था, उसको हमने मिलिट्री के दम पे रोक दिया गया। लेकिन उसके साथ जो ग्रॉस ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी और भारत ने चिंता दिखाई, वो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है श्रीलंका की स्टेबिलिटी के लिए। इस बार भी तमिल नेशनलिस्ट अलायंस चुनाव में अहम भूमिका निभा सकती है।
लेकिन चुनाव से पहले किसी भी दल या गठबंधन ने तमिल समस्या के हल के लिए कोई पुख्ता वादा नहीं किया। इसी वजह से टीएनए ने इस बार किसी बड़े गठबंधन के साथ जाने से इनकार कर दिया। टीएनए ने उत्तर और पूर्व के 5 जिलों में अकेले चुनाव लड़ा। उसका लक्ष्य था कि वो कम से कम 20 सीट जीत कर आए। इस चुनाव में तमिलों से जुड़े दूसरे छोटे दल भी चुनावी मैदान में थे, लेकिन बेहतर प्रदर्शन का दबाव टीएनए पर ही था। राष्ट्रपति चुनाव के बाद से ही टीएनए पर अपने वादे पूरा नहीं कर पाने के आरोप लग रहे थे। ऐसे में टीएनए के सामने खुद को श्रीलंका में तमिल अस्मिता के पैरोकार के तौर पर साबित करने की बड़ी चुनौती थी। तमिल मुद्दा जब तक ये अंदरूनी स्थिरता अभी तक पूरी तरह से नहीं तय हो जाती, बन नहीं जाती, तब तक वो बना रहेगा। और इस वक्त यूएनपी की लीडरशिप में मुझे लगता है कि तमिलों का जो उनके अधिकार हैं, उनकी रिकंस्ट्रक्शन की प्रोसेस है, और उस पर खूब ध्यान मुझे लगता है दिया जाएगा। खासकर इसलिए भी क्योंकि भारत का जो है उसके साथ आदान प्रदान और भारत की जो कंट्रीब्यूशन है उसको काफ़ी पॉजिटिव तरीके से ये दोनों जो लीडर इस वक्त हैं, श्रीसेना और विक्रमसिंघे, उसको बड़ी पॉजिटिव तरह से लेंगे। श्रीलंका के उत्तरी प्रांत में तमिलों की बड़ी आबादी रहती है। देश में तमिलों की कुल आबादी 11.21% है। उत्तरी प्रांत के अलावा पूर्वी प्रांत में भी ये काफी असरदार भूमिका में है। देश की 70% तमिल आबादी इन्हीं दोनों प्रांतों में रहती है। लेकिन इसके अलावा बाकी के 7 प्रांतों में भी तमिलों की छोटी आबादी है। यही वजह है कि हर चुनाव में सियासी दलों का तमिलों को लुभाने की तरफ खासा रुझान रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। श्रीलंका युद्ध के लंबे दौर से उबरने के बाद शांति और स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को मजबूती देने में लगा हुआ है, और इसके लिए श्रीलंका को भारत से सहयोग की भी दरकार रहती है। हालांकि कई मुद्दों पर दोनों देशों के बीच विवाद भी रहा है, लेकिन दोनों देश कूटनीतिक चैनलों के जरिए विवाद का समाधान निकालते भी रहे हैं। श्रीलंका की कोशिश है कि भारत उसकी आर्थिक गतिविधियों में अहम साझेदार बने। श्रीलंका भारत के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित अहम पड़ोसी देश है। 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका आजाद हुआ। तब से लेकर अब तक भारत श्रीलंका के रिश्तों में कई उतार चढ़ाव नजर आते रहे हैं। भारतीय पौराणिक काव्यों में लंका का विवरण मिलता है। इतिहासकारों में इस बात की आम धारणा थी कि श्रीलंका के आदिम निवासी और दक्षिण भारत के आदि मानव एक ही थे। भारत और श्रीलंका के बीच लंबे वक्त से कई मुद्दों पर विवाद रहा है, लेकिन दोनों देशों ने हमेशा ही विवादित मुद्दों में सहज समाधान से निकटता बनाने की कोशिश की है। दोनों देशों में समुद्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लेकर भी विवाद रहा है। इसकी वजह से पिछले कुछ साल में कई बार भारतीय मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना ने गिरफ्तार किया। ये तमिलनाडु के नागरिकों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्रीलंका दौरे के वक्त दोनों देशों के बीच मछुआरों के मुद्दे को मानवीय आधार पर सुलझाने पर बातचीत हुई। We discussed the fishermen's issue. This complex issue involves livelihood and humanitarian concerns on both sides. We should handle it from this perspective. At the same time, we need to find a long-term solution to this issue. इसके अलावा दोनों देशों के बीच वीजा, कस्टम, युवा विकास और रविन्द्रनाथ टैगोर मेमोरियल के निर्माण समेत 4 समझौते हुए। प्रधानमंत्री ने श्रीलंका के आर्थिक विकास के लिए कई घोषणाएं की। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन श्रीलंका के त्रिंकोमाली शहर को क्षेत्रीय पेट्रोलियम हब के रूप में विकसित करेगा। आरबीआई और श्रीलंका सेंट्रल बैंक के बीच $1.5 अरब के करेंसी स्वैप का करार हुआ। श्रीलंका रेलवे के लिए $318 मिलियन की घोषणा भी नरेंद्र मोदी ने की थी। It will simplify trade and reduce non-tariff barriers on both sides. We are not just looking at addressing problems. We are also focusing on new opportunities. भारत और श्रीलंका पहले से ही द्विपक्षीय व्यापार को 2 गुना करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 2013 तक दोनों देशों के बीच $5 अरब का कारोबार होता था। इसे 2016 तक बढ़ाकर $10 अरब किया जाना है। भारत और श्रीलंका के बीच 1998 में मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। यह करार
2000 से अमल में है। श्रीलंका के सभी दल और नेता भी लोकतंत्र की कामयाबी के लिए लगातार प्रयासरत रहे हैं। इसमें भारत ने भी जरूरत पर मुमकिन मदद की है। उम्मीद की जा रही है कि विवादित मुद्दों के सहज समाधान से भारत श्रीलंका के विकास कार्यों में अपनी सहभागिता बढ़ा सकेगा और आर्थिक निवेश के क्षेत्र में महत्वपूर्ण साझेदार बन सकेगा। अखिलेश सुमन के साथ प्रशांत पांडे, राज्यसभा टीवी। और मौजूदा प्रधानमंत्री श्रीलंका के मौजूदा प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका की राजनीति के बड़े सितारे हैं। 4 दशक के राजनीतिक सफर में उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन विक्रमसिंघे लगातार जनता से संवाद करते रहे और जब जब लगा कि उनकी चमक खत्म हो रही है, तब तब उन्होंने जोरदार वापसी की। वो शानदार वक्ता और बेहद मकबूल राजनीतिक किरदार हैं। आम चुनाव में जीत का स्वाद चखने वाले रानिल विक्रमसिंघे का राजनीतिक सफरनामा बेहद दिलचस्प रहा है। अगर वो इस बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं तो ये उनके लिए चौथा मौका होगा। 9 जनवरी 2015 से वो श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले 9 दिसंबर 2001 से 6 अप्रैल 2004 और 7 मई 1993 से 19 अगस्त 1994 तक वो देश की कमान संभाल चुके हैं। यूनाइटेड नेशनल पार्टी के प्रमुख रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका की राजनीति के बेहद जाने माने चेहरा हैं। मौजूदा चुनाव में उन्होंने यूनाइटेड नेशनल फ्रंट फॉर गुड गवर्नेंस की कमान संभाली थी। අපේ වැඩසටහන අපි ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා කෙටියෙන් කියනවා නම් මාස 60න් අලුත් රටක් හදන්න රැකියා ලක්ෂ 10ක් අවුරුදු 5න් බිහි කරන්න විදේශ ආයෝජන ලබා ගන්න නිවාස ලක්ෂ 5ක් ඉදි කරන්න। मीडिया कारोबारी के घर में पैदा हुए रानिल विक्रमसिंघे को राजनीति का ककहरा सीखने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। पिता और नाना दोनों ही अखबार और प्रकाशन के धंधे से जुड़े थे। स्कूली दिनों में तत्कालीन प्रधानमंत्री सोलोमन भंडारनायके के बेटे अनुरा भंडारनायके से उनकी गहरी दोस्ती थी। कानून की पढ़ाई करने के दौरान राष्ट्रीय राजनीति में उनकी दिलचस्पी लगातार बढ़ती गई। 1970 के दशक में उन्होंने यूनाइटेड नेशनल पार्टी का दामन थाम लिया और 1977 में पहली बार आम चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। इसके बाद उन्होंने पलटकर कभी पीछे नहीं देखा। JR जयवर्धने की सरकार में उन्होंने श्रीलंका के इतिहास में सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री बनने का कीर्तिमान रचा। धीरे धीरे विक्रमसिंघे श्रीलंकाई लोगों के चहेते बन गए। फिर 1993 में वो मौका भी आया जब रानिल विक्रमसिंघे देश के प्रधानमंत्री बने। अगले साल चंद्रिका कुमारतुंगा से उन्हें हार का सामना करना पड़ा और इसके बाद 7 साल तक उन्हें विपक्ष में रहना पड़ा। बाद में फिर से जनता ने उन पर भरोसा जताया। जब वो 2001 में प्रधानमंत्री बने तो LTTE के साथ 6 दौर की बातचीत की। वो शांति के रास्ते LTTE के साथ समझौते के पक्ष में थे। हालांकि रानिल विक्रमसिंघे पर पार्टी के भीतर मनमानी करने के आरोप भी लगे और कुछ लोग इसके चलते पार्टी से अलग भी हुए। लेकिन विक्रमसिंघे मध्यमार्गी राजनीति के साथ श्रीलंका में लगातार मजबूत होते गए। विपिन चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और श्रीलंका के संसदीय चुनाव में पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे की प्रधानमंत्री बनने की उम्मीदों को करारा झटका लगा है। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव में साल की शुरुआत में मिली हार के बाद राजपक्षे संसदीय चुनाव के जरिए श्रीलंका की राजनीति में वापसी करने की तैयारी में थे, लेकिन उन्हें दूसरी बार हार का सामना करना पड़ा। विशेष में जाते जाते देख लेते हैं महिंदा राजपक्षे के राजनीतिक सफर पर यह खास रिपोर्ट। नमस्कार। श्रीलंका के वीराकेटिया में 18 नवंबर 1945 को सिन्हली बौद्ध मान्यता वाले पारंपरिक परिवार में जन्मे महिंदा राजपक्षे का रुझान शुरू से ही राजनीति में रहा। उनके पिता और चाचा राजनीति में सक्रिय रहे। छात्र जीवन से ही महिंदा राजपक्षे ने जनता के सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर संघर्ष की राह अख्तियार कर ली थी। पढ़ाई के दौरान उन्होंने अपने इलाके के धान की खेती करने वाले किसानों के हक के लिए पहली लड़ाई लड़ी। जनता के हितों के लिए संघर्ष का उनका जज्बा रंग लाया। महज 24 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने बेलियट्टा से 1970 में पहला संसदीय चुनाव जीता और श्रीलंका के सबसे कम उम्र के सांसद बने। इस सीट से उनके पिता ने 1947 में पहली बार चुनाव जीता था। मृत्यु से पहले उनके पिता 1965 तक इस सीट का प्रतिनिधित्व करते रहे।
नवंबर 1977 में महिंदा राजपक्षे ने कोलंबो से कानून की पढ़ाई पूरी की। मानवाधिकार से जुड़े कानूनों में महिंदा राजपक्षे की दिलचस्पी रही। बतौर वकील उन्होंने ज्यादातर मानवाधिकार से जुड़े केस ही लड़े। 1977 में ही यूनाइटेड नेशनल पार्टी यानी यूएनपी की लहर में राजपक्षे को सीट गंवानी पड़ी। 1977 से 1994 के बीच जनता के बीच रहकर उनकी जरूरतों और विकास के लिए लंबा संघर्ष किया। राजपक्षे 1994 से 2001 के बीच लेबर और वोकेशनल ट्रेनिंग मिनिस्टर रहे। मार्च 2002 में वो नेता प्रतिपक्ष बने। 6 अप्रैल 2004 को उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 19 नवंबर 2005 को वो देश के 5वें राष्ट्रपति बने। करीब 60 लाख से ज्यादा वोटों से जीत के साथ 27 जनवरी 2010 को वो दूसरी बार श्रीलंका के राष्ट्रपति बने। वैसे तो श्रीलंका के राष्ट्रपति के तौर पर महिंदा राजपक्षे का कार्यकाल दिसंबर 2016 में खत्म होना था, लेकिन इससे पहले उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव का ऐलान कर दिया। लेकिन तीसरी बार राष्ट्रपति बनने की राह में उन्हें उनकी पार्टी में रहे मैत्रीपाला सिरिसेना की चुनौती का सामना करना पड़ा। राष्ट्रपति चुनाव वो करीब 4 लाख वोटों से हार गए। इसके बाद संसदीय उन्होंने एक बार फिर बतौर प्रधानमंत्री मुख्यधारा की राजनीति में नई शुरुआत का मन बनाया, लेकिन उन्हें इसमें भी हार का मुंह देखना पड़ा। अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी।